हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। ये वीडियो नंबर 27 है, टॉपिक नंबर 9 है, इसका ये पार्ट 7 है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टॉपिक नंबर 9 में अपन स्टडी कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर क्लास 12 एमपी बोर्ड। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास 12 में है और एमपी बोर्ड से अध्ययनरत हैं, उन बच्चों के लिए 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की मैं सीरीज निकाली थी, जिसमें आपकी 3 बुकों को लिया गया है। पहली बुक है आरोह भाग 2, जिसके 2 भाग हैं, काव्य खंड एंड गद्य खंड। दोनों को मैं पूर्ण रूप से खत्म कर चुका हूं। उसमें मैं आपको 35 यानी कि 35 क्वेश्चन इंपोर्टेंट के रूप में दे चुका हूं। अब बची हैं आपकी 2 बुक। एक तो है वितान भाग, जिसको सहायक वाचन के नाम से भी जानते हैं, और एक बचेगी आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम। इन दोनों बुकों में से मिलाकर के मैं आपको कुल 15 क्वेश्चन दूंगा या उससे कम ही दूंगा, जिनसे आपका क्या है ना, एमपी बोर्ड में आउट नहीं जाएगा। ठीक है, और आपकी टोटल 50 क्वेश्चन बस इतना करूंगा, बाद बाकी इससे कमी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिएगा फिर वितान भाग 2 की स्टार्टिंग करते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 3 चैप्टर हैं। इसमें पहला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। इस पहले पार्ट से मैंने 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, एक ए वाला और एक ए वाला। 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन नहीं है। अगर बोर्ड में आएगा तो इन दोनों में से आ जाएगा, बाद बाकी और नहीं आने वाला। ठीक है, तो देखिए पाठ का नाम क्या है पहले का, सिल्वर बैंडिंग। इसको लिखा किसने, मनोहर श्याम जोशी जी ने। ठीक है, सिल्वर बैंडिंग क्या है, इस पार्ट की थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगा। छोटी सी स्टोरी, ऐसी कुछ खास नहीं है, बस समझ लीजिए। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है यशोधर पंत। क्या नाम होता है? यशोधर पंत। यशोधर पंत। जब इसका बचपन होता है ना, यशोधर पंत का बचपन छोटा सा होता है, तो इसके माता पिता का देहांत हो जाता है ना, उसके माता पिता मर जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या, इसकी जो बुआ होती है वो इसका पालन पोषण करती है। जब इसकी बुआ पालन पोषण करके थोड़ा और बड़ा होता है तो इसकी शादी भी हो जाती है। इसकी शादी हुई थी 6 अप्रैल 1947 में। जब इसकी 6 अप्रैल 1947 शादी हो जाती है, तो फिर ना, अब तुम्हें पता है कि शादी के बाद ना बच्चे होने हैं, तो बच्चे हो गए इसके 3 बच्चे हुए, 3 लड़के और एक लड़की। ठीक है, 3 लड़के 1 लड़की इसके हो गई। अब देखिए, जब बच्चे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कमाने की पड़ी जाती है भैया। कोई भी नहीं कमा रहा होगा तो बच्चा होने के बाद तो कमाने लग जाएगा। ठीक है, तो बच्चे होने के बाद कमाने की सोची इसने, तो ये कहाँ चला गया, इसको कहीं काम नहीं मिल रहा था, तो मान लो ये कहाँ चला गया, ये चला गया दिल्ली। दिल्ली कहाँ पर गया था? दिल्ली गया था किशन दा के पास में। किसके पास में? किशन दा। एक व्यक्ति का नाम है किशन दा। ठीक है, इनका पूरा नाम, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है, किशन दा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णकांत पांडे था। तो किशन दा समझ लीजिए। ठीक है, किशन दा नाम की जो व्यक्ति है, इसके पास चला जाता है। ये भी बेचारा कुआरा था, कोई इसका आगे पीछे था नहीं। तो इसने ना एक पूरा की पूरा मकान ले रखा था। इसके खुद का एक मकान था, क्वार्टर इसको बोलते हैं। तो क्वार्टर में रहता था, इसमें 3 रूम थे। ठीक है, तो जब यशोधर पंत को नौकरी नहीं, तो इसी के पास चला गया। तो यशोधर पंत को इसने रसोईया के रूप में उसी में क्वार्टर में मेरे लिए खाना वाना बनाते रहना, और यहाँ पे जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने वाले, मान लो ऐसे जो रोजी रोटी तलाश में चले जाते हैं, मान लो रोजगार प्राप्त करने के लिए, ना कोई नौकरी मिल जाए, तो उनको ना अच्छे से ठिकाना नहीं मिलता ना, तब तक वो लड़के वहीं पे रहते थे। वो लड़के आते कहाँ थे? पहाड़ एक जगह पड़ती है, तो पहाड़ से लड़के आते थे और ना उस किसंदा के क्वार्टर में रहते थे, तब तक कि उनको अच्छे से कोई ठिकाना नहीं मिल जाता। ठीक है, ठीक ठिकाना मिलने के बाद वो वहां से चले जाते थे। तो एक इस प्रकार का था, क्वारा था, किसंदा कौन था, है ना। तो उसने ईश्वर पंत जी को रसोईया के रूप में अपने घर पे रख लिया था। ठीक है, और वहीं वो कमाते थे, मतलब उनसे पैसा लेते थे, कमाते थे। वो एक अच्छे व्यक्ति थे, किसंदा जॉब वगैरह अच्छी से करते थे, तो वहां पे उनको क्वार्टर मिला था गवर्नमेंट रूप से, है ना। तो गवर्नमेंट व्यक्ति थे वो। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ ना, पर वो वहां पर रहते तो उनसे पगार लेते, पैसा लेते, और अपने बीवी बच्चों के लिए सुधर पंत जी भेज दिया करते थे पैसा। ईश्वर पंत जी के 3 लड़के 1 लड़की थी। ठीक है, तो वो तीनों को पढ़ाई लिखाई बढ़िया से। अब उनके बड़े हो गए ना बच्चे, अच्छी जॉब पे लग गए थे, है ना। कोई आईएएस बन गया, तो भैया कोई डॉक्टर लड़की बन गई, है ना। ऐसे ही कोई बड़ा लड़का और छोटा बड़ा लड़का विदेश चला गया। इस प्रकार से उनके 3-4 बच्चे बढ़िया सेट हो गए थे। तो उनको खुशी थी इस बात की, चल मेरे बच्चे सेट हो गए। ठीक है, लेकिन वो बचपन से ही एक पुराने ख्यालात के व्यक्ति थे। आप बताइए, आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं, जिनकी उम्र 50+ है, आज उनसे कहिए कि ना भैया आप मॉडर्न जो लड़के रह रहे हैं उनके हिसाब से रहिए, रह लेंगे? वो नहीं रह पाएंगे। तो उनकी सोच पुराने जमाने की थी, लेकिन लड़के लड़की जो उनके थे ना, वो सब पढ़े लिखे थे, अच्छी जॉब पे काम कर रहे थे। तो उनने ना, उनका खुशी तो थी उनको, लेकिन उनको डर भी था कहीं ना कहीं कि मेरे लड़के कहीं बिगड़ ना जाए, इस प्रकार डर भी रहता था। तभी ऐसा हुआ कि ना, उनकी ऐसे समय बीतता गया 25वीं सालगिरह
कृष्णदा की सॉरी यशोधर पंत जी की 25वीं शादी की सालगिरह आने वाली थी। ठीक है, तो 25वीं शादी की सालगिरह वो अपने घर तो आएंगे ही आएंगे, बीच भी आते रहते थे बीच बीच में, लेकिन उनके बच्चे नहीं मिलते थे, कभी कभी दुनिया बनी ही रहती थी, बीवी के यहाँ घूम जाया करते थे। लेकिन क्या हुआ, बच्चे आ गए थे कुछ दिनों पहले से, तो अब वो शादी की सालगिरह, खुद की शादी की सालगिरह जो 25वीं होती है उस पर वो आए थे अपने घर पे, आना पड़ता ना उनको, खुद की सालगिरह है तो बस जब वो आए थे ना, तब क्या हुआ कि तब ना जब वो आके देखा कि जो मेरे उसके बच्चे थे, यानी लड़का, बड़ा वाला लड़का था, बड़ा वाला लड़की थी, वो बिल्कुल मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे जो आजकल अपन लोग पहनते हैं, मान लो जींस टॉप वगैरह, इस प्रकार की लड़की पहने थी। लड़का भी बढ़िया सूट बूट लगा के एकदम टकाटक घूम रहा था। और उसकी जो उसने देखा कि उसकी बीवी जो है ना, बीवी एकदम मॉडर्न बन गई है, बिल्कुल भी लिपस्टिक विपस्टिक लगा के बढ़िया से, है ना, जो जो नए ब्लाउज वगैरह चल रहे हैं उनको पहन लिया, बालों में खिजाब बिजाब कर लिया उसने भी। अब आके देखते हैं सौरभ बाबू कि मेरे मतलब घर की जो परंपरा है, मतलब एक उसे कहीं ना कहीं सभ्यता की कमी दिख रही थी अपने घर में। लेकिन क्या करता, ईश्वर भाई बूढ़ा तो हो ही चुका था, बच्चे हो गए थे 25 साल शादी को हो गई, तो उनकी उम्र 50 के आसपास हो ही गई होगी। अब क्या हुआ, जो बच्ची होती है ना, तो बच्ची उनसे कहती है कि ना जे तुम नई गाउन पहनो, गाउन भैया, अब उन गाउन सुनाई नहीं था क्या होता है गाउन, है ना, तो इस प्रकार के नए कपड़े उन्हें पहनने की लड़की दे देती है। लड़का वो उसे डांटता है, क्यों घर लेट कैसे आए जे वो, मतलब इस प्रकार से उन्हें बिल्कुल मॉडर्न चीज दिखाई दी, वहां पे आके आधुनिक चीजें चलती हैं, इस प्रकार घर उनको लगा अपना। तभी क्या होता है, बस जो बस इतनी सी स्टोरी, और कुछ नहीं है, स्टोरी दम नहीं है कुछ भी, बिल्कुल भी छोटी सी स्टोरी है। बस इसी स्टोरी के इर्द गिर्द पूरे क्वेश्चन आंसर घूमने वाले हैं, दोनों क्वेश्चन इसी के ऊपर है। ठीक है, बस दिमाग में रखने वाली चीज क्या है, क्या क्या रखना दिमाग में, देखिएगा। नाम क्या था, यशोधर पंत था, इसको इनको एक और नाम था, यशोधर बाबू के नाम से ही बुलाते थे। यशोधर बाबू कह लो या फिर यशोधर पंत कह लो, बात एक ही है। ठीक है, यशोधर बाबू, यशोधर पंत, एक ही नाम है। ठीक है, इनको इनकी शादी कब हुई, 6 अप्रैल 1947 को। बचपन में इनके माता पिता छोड़ के इनको मर गए थे। 3 लड़के थे, 1 लड़की थी। दिमाग में रखने वाली बात है। ये नौकरी किसके यहाँ करते थे, कृष्णदा के यहाँ। कृष्णदा का पूरा नाम क्या था, कृष्णकांत पांडे था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है बस। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन मैंने इससे इंपोर्टेंट निकाले, दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट है। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है। यशोधर बाबू की जो पत्नी थी वो समय के साथ बदल गई, यानी कि मॉडर्न बन गई, है ना। लेकिन यशोधर बाबू जो है वो असफल रहते हैं, वो नहीं बदल पाए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए ध्यान से। यशोधर बाबू की पत्नी, बड़ा है क्वेश्चन लेकिन आसान बहुत है, जब पढ़ोगे तो समझ में 1 बार में 2 बार में याद ही हो जाएगा पूरा। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल रहती है। क्यों रहती है, इसके कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण की बात कर लेते हैं। ठीक है, कई कारण है इसके क्यों रहती है, चैप्टर में बहुत सारे कारण दिए, लेकिन मैंने इसका एक प्रमुख कारण ले लिया है। इसके प्रमुख कारण यह था कि वह अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी, यानी कि उसको कोई सजने समझने का शौक नहीं था, लेकिन ना वो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी, फिर चाहे उसका बालों पर खिजाव करना हो या फिर होठों पर लाली लगाना, ये सब सारे काम किसके लिए कर रही थी, बच्चों की खुशी के लिए। उसकी बच्ची ने कह दिया कि मम्मी ऐसे रहा करो, तो वन की ऐसे रह लिया करें, क्या दिक्कत है। वो हमेशा अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी समझती थी, इसीलिए उसके बच्चे जो भी उससे बोलते थे वो वैसा ही करने लग जाती थी। यही बस रीजन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल क्यों होती है, तो इसका प्रमुख रीजन ये है कि बच्चों की खुशी में अपनी खुशी समझना। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा, लेकिन यशोधर बाबू बचपन से ही बड़ों के संपर्क में रहे थे, तो उन्हें परंपरागत तरीकों से रहना पड़ता था, क्योंकि बड़े बूढ़े जो होते हैं ना वो अपने अपने हिसाब से चलाएंगे, पुराने रीति रिवाज को फॉलो करते थे वो, है ना। तो वो जो है ना वो बिल्कुल क्या रहते थे, परंपरागत तरीके से रहना पड़ता था। तो जिम्मेदारियों का बोझ भी उन पे बहुत ज्यादा था, होने के कारण उन्हें के बारे वो अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाए, है ना। जिम्मेदारियों का बोझ अधिक होने के कारण वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाते थे। यही कारण था कि यशोधरा बाबू समय के साथ अपने आप को बदलने में असफल रहे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ा लग रहा है देखने में लेकिन बड़ा है नहीं, जब पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। उसकी जो पत्नी है वो क्यों बदलेगी समय के साथ, और ये क्यों नहीं बदल पाया समय के साथ, तो पत्नी इसलिए बदल गई थी क्योंकि ना वो अपने बच्चे की खुशी में खुशी समझती थी, जो सा बच्चा उनके बोलते वो वैसा करने लग जाती थी। लेकिन ये ठहरे पुराने रीति रिवाज वाले यशोधर बाबू, तो ये अपने आप को नहीं बदल पाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यशोधर बाबू ने पंत
यशोधर पंत ने किशन के क्वार्टर को, किशनदा के क्वार्टर को मैस क्यों कहा? जो किशनदा के पास जॉब करने गए थे तो उनके क्वार्टर को उन्होंने मैस क्यों कह दिया? ठीक है, देखिए ध्यान से। किसने कह दिया? यशोधर पंत जी ने, यशोधर बाबू ने किशनदा के क्वार्टर को मैस क्यों कह दिया? तो किशनदा का वास्तविक नाम सबसे पहले याद कर लेना है, कोटी में पूछ सकता है। किशनदा का वास्तविक नाम कृष्णकांत पांडे था। ठीक है, किशनदा कुआरे थे। कैसे थे? कुआरे, शादी नहीं हुई थी उनकी। वे गोल मार्केट के 3 कमरों वाले क्वार्टर में अकेले रहते थे। उनका एक रहना था। इसका किशनदा का, जहां पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना ना मिलने से पहले उनके यहाँ रहते थे। यानी कि कहने का मतलब, जब लड़कों को जगह नहीं मिलती थी तो वो उनके यहाँ पे रह जाया करते थे, फिर वो अपने काम की तलाश में आगे निकल जाते और उनको अच्छा ठिकाना मिल जाता तो वहां से छोड़ जाया करते थे वो। ठीक है, अब देखिए क्वार्टर की विशेषता है यहाँ पे। क्वार्टर की व्यवस्था मेस जैसी ही थी, मिलकर लाओ खाओ पकाओ इस प्रकार की थी। यानी कि मेस की जो क्वार्टर की जो व्यवस्था थी वो मेस जैसी थी। मेस में क्या होता है? मिलकर लाओ पकाओ और खाओ, इस प्रकार का होता है। मिलकर लाना है, मिलकर ही पकाना है, मिलकर ही खाना है। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी उस क्वार्टर की। ठीक है, लड़के मिलकर स्वयं मेस की जैसी ही व्यवस्था कर लेते थे। इसी कारण किशनदा के क्वार्टर को यशोधर पंत ने मेस कहा। आई होप की समझ में आ गया होगा। बहुत आसान चैप्टर है, पढ़ने से याद हो जाएगा, जरा समझाने वाला कुछ है ही नहीं इसमें। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट। इसका जो 3 पार्ट है इसमें, तो कुल मिलाकर के वेतन भाग 2 में कितने पार्ट है? 3। पहला पार्ट में 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आरोह भाग 2 में मैंने 35 क्वेश्चन आपको बताई है। अभी चल रही है दूसरी बुक, इसमें 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की ओर और पार्ट 2 की ओर। तो ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है पार्ट 2, इसका नाम है जूझ। इसको लिखने वाले कौन है? आनंद यादव है। इस पार्ट से मैंने कुल मिला के 4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट निकाले हैं। 1, 2 और 3 आपको दिख रहे हैं। एक अभी इसका रह गया, जैसे अभी आगे अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, इन चारों क्वेश्चनों को समझने से पहले मैं थोड़ा सा इस चैप्टर की थीम समझाना चाहूंगा। इसकी एक कहानी है, थोड़ा सुनने में इंटरेस्टिंग भी होगी, सुनिए ध्यान से उसको, है ना। जूझ इसका नाम क्यों पड़ा है? जूझ माने होता है संघर्ष। संघर्ष इसका नाम क्यों पड़ा है? देखिए ध्यान से। होता यह है कि इस कहानी में जो लेखक है, इसका नाम क्या है? आनंद। इसको बचपन में आनंदा कह के बुलाते हैं। ये लेखक की खुद की कहानी है। बचपन में इनको आनंदा कह के इनकी माँ बुलाती है। क्या नाम है इनका? आनंदा। ठीक है, तो जब आनंदा छोटे होते हैं, कक्षा 5वीं क्लास में होते हैं, तो इनके पिताजी ना बहुत बदमाश होते हैं। पिताजी क्या करते हैं, कक्षा 5वीं में ही इनका पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं और आनंदा से कहते हैं कि बेटा तू ना खेत पे काम कर, ये पढ़ाई लिखाई तेरे बस की बात नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। जबकि आनंदा का बहुत मन था पढ़ने के लिए, उत्सुक था पढ़ने के लिए, लेकिन उसके पिताजी उसे पढ़ने नहीं देते हैं। पिताजी की आदत ना बहुत खराब होती है। पूरे दिन भर एक उनकी मान लो ऐसी रखेल होती है, रखेल बोलते हैं अपनी भाषा में, जिसका नाम होता है रखमाबाई। रखमाबाई के पास रहते हैं। रखमाबाई, रखमाबाई, पूरे दिन रखमाबाई के पास रहते हैं वो। ठीक है, तो अपने बच्चे को काम पे लगा देते हैं, खुद कुछ करते नहीं है। तो इस प्रकार से आनंदा का ना 5वीं क्लास में ही पढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन लेखक तो उत्सुक था, यानी कि आनंदा क्या था, बचपन से ही मतलब ऐसा था एक्टिव, माने कि मुझे पढ़ना है, ऐसा उसको लगता था मन में। अब वो एक दिन उसकी माँ कंडे थाप रही होती है, तो माँ के पास जाता है और कहता है मम्मी कुछ ना तुम करो मेरी पढ़ाई के लिए। तो मम्मी भी क्या कर सकती थी बेचारी, वो चाहती थी कि मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन अब वो पिताजी के डर के मारे कुछ कह नहीं पाती थी। तो बेटा कहता है मम्मी से कि मम्मी तुम एक काम करो ना माँ। नहीं, क्या काम करूं? कि दत्ता राव के पास जाओ। किसके पास? दत्ता राव। दत्ता राव, दत्ता राव के पास जाओ। दत्ता राव की ना पिताजी बहुत मानते हैं। दत्ता राव से अपन जाके सारी चीजें उनसे कहेंगे कि मेरा पढ़ना लिखना बंद हो गया है और ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, इस चक्कर में मेरा पढ़ना बंद हुआ, तो शायद वो इनको समझाएंगे और ये मान भी जाएंगे। तो उसकी माँ को भी आ जाती है, मानी सही कह रहा है बेटा, चलते हैं। तो उसकी माँ और बेटा दत्ता राव के पास जाते हैं। दत्ता राव को सारी बातें बताते हैं। दत्ता राव गुस्सा होता है और बोलता है कि जाओ उसको मेरे पास भेजो। तो अब उसके पिताजी के लिए बुलावा दत्ता राव जी का आ जाता है। तो उसका पिताजी भी खुश होकर जाता है। दत्ता राव जी बहुत अच्छे इंसान थे, है ना। तो वो जाता है कि ना चलो दत्ता राव जी ने बुलाया। जब वो गया दत्ता राव जी के पास, दत्ता राव जी क्या करते हैं, उसको समझाते हैं क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, बच्चे को पढ़ा अपने को, ऐसे ऐसे समझाते हैं सारी चीजें। और कहता है कल से मैं बच्चे को स्कूल देखूं, ध्यान रखना इस चीज का। तो उसके पिताजी उसकी बात को मान लेते हैं। अब घर आके में बच्चे से बोलते हैं आनंदा से। किससे? आनंदा से बोलते हैं उनके पिताजी कि सुन तुझे स्कूल जाना है, मानी जाना है,
तो अब मैं कहूँ वो काम करना पड़ेगा, माने क्या कि कुछ शर्त रखूंगा तेरे सामने, वो तेरे को अगर फॉलो कर सकता है तो तू स्कूल चला जाइयो, नहीं तो मत जाइयो। उन्होंने कहा बोलो पिताजी क्या शर्त है? शर्त ये है, सबसे पहले ये बता स्कूल का टाइम कितने बजे से? उसने कहा 11 बजे से पाठशाला शुरू हो जाती है। तो उसने कहा सुन, अब सुबह तू जहां से जाना तो साथ में बस्ता को लेके जाना, पहले बस्ता साथ में लेके जाएगा, खेत पे जाके पानी देगा, है ना, और जो खेत के और भी काम होंगे ना उनको काम करेगा। 11 बजे ठीक, जब 11 बज जाए तो 11 बजे खेत से स्कूल जाएगा, पाठशाला पहुंच जाएगा, ठीक है। जब पाठशाला पहुंच जाएगा, जब शाम को वहां से लौटेगा, कितने बजे का टाइम है आने का? माने 3-4 बजे का टाइम है। तो माने 3-4 जब भी तू आएगा ना, आके बस्ता सबसे पहले घर रखेगा, घर रखने के बाद ढोर चराने जाएगा। क्या ढोर? ढोर मतलब होता है पशु, पशु चराने के लिए जाएगा 1 घंटा, 1 घंटा का तुझे पशु चराना है, समझ गए इतनी बात। और एक चीज उसने क्या शर्त रखी, एक शर्त तो क्या हो गई कि बस्ता लेके साथ में जाएगा, खेत का काम करेगा। दूसरी शर्त तो क्या होगी, लौट के जब उधर से आएगा तो फिर पशु चराने के लिए जाएगा। तीसरी शर्त उसने रखी कि अगर खेत पे ज्यादा काम हुआ, तीसरी शर्त क्या थी कि खेत पे अगर ज्यादा काम हुआ तो एक दिन पाठशाला नहीं भी जाएगा, छुट्टी करनी पड़ेगी पाठशाला से जाने से। और लेखक के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, उन्होंने कहा ठीक है पिताजी जैसा आप बोले। अब लेखक ऐसे ही जाता था, देखो कैसे संघर्ष कर रहा है लेखक, सुबह बस्ता लेके जा रहा है, खेत पे काम कर रहा है 11 बजे तक, और 11 बजे के बाद फिर वो पाठशाला जा रहा है। पाठशाला से आने के बाद में फिर वो गाय भैंस चराने, जो पशु होते हैं उनको चराने के लिए जाता है। उसके बाद में भी अगर कोई भले ही उस पर सिलेबस का लोड पड़े, कुछ पड़े ना पड़े, लेकिन उसको अगर कोई काम ज्यादा हुआ खेत पे या घर में कोई एक्स्ट्रा काम है, छुट्टी उसे करनी पड़ रही है। सोचिए कितने संघर्ष से लेखक ने पढ़ाई की है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है जूझ। जूझ माने संघर्ष। ये कौन है? आनंद यादव अपनी खुद की स्टोरी बता रहे हैं। आजकल के बच्चों को देखे हैं, आजकल के बच्चे ना भैया एक कोई काम दे दिया उनको बहाना मिल जाता है, माने कि हम नहीं पढ़ने जाएंगे, आज मम्मी ने मना कर दिया था। अरे तुम सिर्फ मम्मी के मना करने से ही नहीं आते हो भैया, पापा ने मना कर दिया तब भी नहीं आते हो। बाद में की लेखक को देखिए कितने संघर्ष के साथ, मम्मी पापा तो रोजाना इसके मना कर रहे हैं पिताजी, तब भी जा रहा है बंदा। तो भैया पढ़ने में बहुत शक्ति है। आज अगर वो लेखक पढ़ गया है तभी तो हम लोगों के सामने स्टोरी को रख पाया है, और आज हम लोग उस स्टोरी को पढ़ रहे हैं, है ना। तो पढ़ने लिखने में बहुत शक्ति होती है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखिए कहानी में आगे क्या होता है। अब वो जब स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, तो जो वहां पे होता है गणित का टीचर, मास्टर होता है गणित का। तो मास्टर क्या करता है, उस लेखक को स्वभाव को देख के ना उससे बहुत आकर्षित हो जाता है, और एक अच्छा बच्चा उसको समझने लगता है। वो होता भी अच्छा बच्चा, समझने वाली बात ही नहीं है उसमें कोई, है ना। अब क्या होता है कि लेखक ना, वो जो मास्टर था ना, उस लेखक को यानी कि आनंदा को क्या कविता लिखना सिखा देता है। तो आनंदा ने कविता लिखने का गुण किससे सीखा? अपने गणित के मास्टर से सीखा था, ठीक है। तो एक तो वह लेखक के यहाँ से किताब, वो जो कविताओं वाली जो बुक हुआ करती ना, उसको ले आया कविता पढ़ने के लिए। और जब वो खेत पर अकेला रहता था, सुबह में मान लो कोई काम नहीं है, इसमें 1 घंटे फ्री हूं मैं, तो वो कविता लिखना शुरू कर दिया करता था। धीरे धीरे क्या हुआ, अब जो क्लास में रोज जाने लगा, लगभग सप्ते में 2 दिन चला जाता, 3 दिन चला जाता, 5 दिन छुट्टी भी उसकी हो जाती बेचारे की। उसके बाद में ना क्या हुआ, उसकी दोस्ती हो गई थी एक बसंत पाटिल नाम के बच्चे से, ठीक है। उसको अब कविता लिखना किसे सिखाया? गणित के मास्टर ने। गणित के मास्टर का जो नाम है उसमें मेंशन नहीं है, वैसे श्री सौंदर्यकर नाम हो सकता है इनका, बाद बाकी आप तो गणित का मास्टर समझ के इसको याद कर लीजिए, गणित का मास्टर, ठीक है। ज्यादा पाठ में अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इनकी दोस्ती हो गई थी आनंदाई किससे? बसंत पाटिल नाम के बच्चे से। बसंत पाटिल नाम का जो बच्चा है ना, वो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट था। इसको ना इस गणित के मास्टर ने मॉनिटर बना के रखा था, ठीक है। तो अब लेखक भी इसकी एकदम होड़ करता है, इसको देख देख के मोटिवेट होता, और ना जैसे जैसे एक काम करता था ना, वैसे वैसे वो भी काम करने लगा। धीरे धीरे इसके गुण उसमें आने लगे बसंत पाटिल के लेखक में, और धीरे धीरे वो भी ना क्लास के मॉनिटर की टक्कर देने वाला लेखक बन गया। और फिर क्या करते, क्लास सब बच्चों से यही सुनने का काम करते थे, और मास्टर छोटे छोटे काम जो होते हैं उनको वो खुद ही कर लिया करते थे। समझ गए मेरी बात? तो बस यही थी मेरी स्टोरी। इस स्टोरी का नाम जूझ क्यों पड़ा है, समझ में आपकी में आ गया, क्योंकि लेखक ने इसमें बहुत सारे संघर्ष किए। आई होप कि आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार रिपीट कर देता हूँ। आनंदा उनके बचपन का नाम था, है ना। उनके पिताजी जो थे रखमाबाई के साथ में रहा करते थे पूरे दिन। उनके पिताजी का दोस्त था दत्ताराव। दत्ताराव की बात उनके पिताजी बहुत ज्यादा मानते थे। आनंदा ने दत्ताराव से उनकी शिकायत की थी। दत्ताराव ने क्या किया था, उनके पिताजी फटकार लगाई और उनको कह दिया कि आनंदा को स्कूल भेजो। जब आनंदा को स्कूल भेजने की बात आई तो उसके पिताजी ने क्या किया, उसके सामने 3 शर्तें रख दी। बोला कि बस्ता लेके जाओ, वहां से पाठशाला जाओ, पाठशाला से आकर के दूसरी शर्त क्या थी कि गाय चराने जाना, जो ढोर होती है ढोर चराने जाना। उसके बाद में ना अगर कोई ज्यादा काम हुआ तो छुट्टी भी करनी पड़ेगी, ऐसा बोला, ठीक है।
तभी उस शर्तों को मान के ना स्कूल जाना शुरू कर देता है। वहां पे मिलता है गणित का टीचर, उससे कविता लिखना सिखा देता है। जब कविता लिखना सीख जाता है तो उसकी दोस्ती किससे हो जाती है, बसंत पाटिल नाम के बच्चे से हो जाती है। कविता लिखने के गुण से उसको एक चीज और हुई थी ना, उसको फालतू समय, जब खेत पे फालतू बैठा रहता था, कोई काम नहीं था उसके पास, तो वो फालतूपन यानी कि जो अकेलापन था वो भी उसको कटकता नहीं था, क्योंकि कविता लिखना उसने सीख लिया था। अब वो क्या करता था, अपने जेब में कागज का टुकड़ा और पेंसिल रखना शुरू कर दे खीसा में, है ना, खीसा में अपने में ये सारी चीजें रखना शुरू कर दी, इससे क्या है कविता लिख पाए वो। ठीक है, तो बस यही थी कहानी। अब देखिए क्वेश्चन आंसर इसके 1 2 3 क्वेश्चन है, अभी इसका एक क्वेश्चन और है, इसको और समझाऊंगा मैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर, जो जूझ शीर्षक दिया है इसका, जो आनंद यादव ने जूझ नाम दिया है इस पाठ का, इस शीर्षक के औचित्य पर, टाइटल के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करे कि क्या यह शीर्षक कथानायक, कथानायक कौन है, आनंद यादव, की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो आंसर क्या है, छोटा सा आंसर है, इसको याद कर लीजिए कि इसकी कौन सी विशेषता है जिसको ये उजागर कर रहा है। जूझ, जूझ से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस शीर्षक को देने से क्या फायदा है, क्या समझ में आ रहा है। तो देखिए, जूझ का शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष, यानी मतलब क्या, संघर्ष होता है। अतः कहानी का शीर्षक जूझ बिल्कुल सही है। सही क्यों है, क्योंकि शीर्षक कथानायक के संघर्षशील होने, परिश्रमी होने, आत्मविश्वास रखने वाला जैसे चारित्रिक गुणों को उजागर कर रहा है। यानी जूझ से ही मालूम चल रहा है कि जो कथानायक है, यानी इसका जो लेखक है आनंद यादव, इसको बचपन में क्या बोलते थे, आनंदा, है ना, इसका रियल नाम क्या है, आनंद यादव। ठीक है, तो देखिए शीर्षक का जो शीर्षक है, जो कथानायक के संघर्षशील, कितना संघर्षशील था, कितना परिश्रमी था, मेहनत कितनी करता था, वो कितना उसके अंदर आत्मविश्वास था कि मैं ना ऐसे पढ़ूंगा तब भी पढ़ पाऊंगा, इसी इस प्रकार की जो उसके गुण थे उनको उजागर कर रहा है। तो इसका ये शीर्षक बताइए जो रखा गया है वो सही है या गलत, सही है ना, क्योंकि उसकी विशेषता को क्या कर रहा है, उजागर कर रहा है। समझ गए मेरी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कविता के प्रति लगाव से पहले, यानी कि पहले क्या था, उसको कविता से कोई लगाव नहीं था, कविता तो उसने बाद में सीखी थी ना गणित के मास्टर से। तो कविता के प्रति लगाव से पहले और लगाव के बाद, यानी कि उसके बाद जब लगाव उसको हो गया तब क्या हुआ, पहले वो कैसा था, कविता जब कविता से उसे कोई लगाव नहीं था तब वो कैसा था, और कविता से जब लगाव हो गया तब वो कैसा हो गया, के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। तो देखिए आंसर क्या है, कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक ढोर चराते हुए, ढोर समझ में आ गया ना, पशु चराते हुए, उन्हें पानी पिलाते हुए, दूसरा कोई भी काम करते हुए अकेलापन उसे बहुत खटकता था। यानी कि जब भी वो काम करने जाता है, ढोर चराने जाता, तो उसको अकेलापन बहुत लगता था। कब, जब उसका कविता से कोई लगाव नहीं हुआ था तब। ठीक है, लेकिन अब कविता से लगाव होने के कारण उसे अकेलेपन से कोई ऊब मतलब होता है किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती थी, है ना, अकेलेपन, अकेले बैठने में कोई प्रकार की समस्या नहीं आती थी। तो कविता से लगाव होने के बाद उसे अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती थी, अब उसे अकेलापन अच्छा लगता था। इस प्रकार अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा पूरी तरह क्या हो गई थी, बदल गई थी। पहले वो अकेलापन फील करता था जब कविता से उसका लगाव नहीं हुआ था, तब जब कविता से उसका लगाव हो गया तो उस अकेलेपन वो कविता लिखने का ही काम करता था। आई होप कि समझ में आ गए होंगे, दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, रुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको वैसे याद हो जाएगा, देखना बड़ा लग रहा है लेकिन याद हो जाएगा। लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्यों और क्या शर्त रखी। तो देखिए क्यों रखी, लेखक के पिता आनंद को पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, दो है, क्यों और क्या। लेखक के पिता आनंद को पाठशाला भेजते समय क्यों शर्त रखी या क्या शर्त रखी, समझ गए मेरी बात, दोनों चीजें हैं इसमें। तो क्यों का आंसर क्या है, क्यों रखते हैं वो शर्त, क्योंकि वो उसके आनंद के पिताजी जो है ना, वो आनंद को पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शर्त रखी। समझ गए, क्यों रखी शर्त, क्योंकि वो उसको पाठशाला भेजना नहीं चाहते थे। अब क्या शर्त रखी, तो उसका आंसर अपन नीचे देंगे। जब आनंद कक्षा 5वीं में था तो उसके पिताजी ने उसका पढ़ना बंद करके खेतों के काम में लगा दिया था। समझ गए यहां तक, खेतों के काम में क्या कर दिया था, उनको लगा दिया था। अच्छा 5वीं जब वो था तब। ठीक है, बालक को स्कूल भेजते समय, लेकिन जब दत्ताराव जी ने समझाया कि स्कूल भेजना है बच्चे को, है ना, तो दत्ताराव जी समझाने के बाद जब बालक को स्कूल भेजनी सोच लिया उसके पिताजी ने कि चलो स्कूल भेज देंगे, तो बालक को स्कूल भेजते समय उन्होंने कुछ शर्तें रखी। कहा कि दिन निकलते ही खेत पर जाकर पानी देना होगा, वह दूसरे काम करने होंगे। पहला काम बता दिया।
सुबह खेत पर जाते समय बस्ता साथ में लेकर जाना होगा और 11 बजे खेत से सीधे पाठशाला पहुंचना होगा। और क्या कहा, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर जाकर घंटा भर यानी कि लगभग लगभग 1 घंटा ढोर चराना, ढोर मतलब पशु चराने जाना पड़ेगा। और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी भी लगानी होगी। आगे पिता ने कहा कि यदि ये शर्तें मंजूर हैं तो तुम पाठशाला जा सकते हो। देखिए छोटा सा बच्चा 5वीं क्लास में, कितना बड़ा बच्चा होता है, सोचने वाली बात है ना। इतनी सारी चीजें उसके सामने रख दी, कैसे होंगे पिता, है ना। ऐसे पिता जूते देने लायक है कि नहीं बताइए मुझे, है ना। ऐसे पिताओं में जूते पड़ने चाहिए। सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन सम्मान एक अच्छे व्यक्ति करेंगे तो ठीक है। हमेशा से कहावत चली आई है कि ना भैया सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब बड़ा ही बेवकूफ हो तो उसका क्या सम्मान करना। सम्मान भले ही छोटे का करो या बड़े का करो, लेकिन समझदार क्या करो। जो समझदार है, जो अपन को कुछ समझता है, उसी का तो आप सम्मान करेंगे। जो अपन को कुछ समझता नहीं है, अपनी उसके नजर में कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर उसका क्या सम्मान करेंगे। बना रहे बड़ा, हमसे क्या फर्क पड़ता है उसके बड़े छोटे होने से। तो आप सम्मान उसका करिए जो बड़ा होने के साथ साथ समझदार भी हो। यदि कोई आपसे छोटा है लेकिन वो समझदार आपसे ज्यादा है तो आपको उसका भी सम्मान करना चाहिए। समझ गए मेरी बात। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसका चौथा क्वेश्चन है, आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्या है ना आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी। वैसे मैं इसकी पीडीएफ बना के डाल दूंगा जल्द ही। अभी गद्य खंड की पीडीएफ आपके कल तक पहुंच जाएगी ग्रुप में, है ना। टेलीग्राम चैनल का जो चैनल बना हुआ है मेरा, उस पर पहुंच जाएगी। यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम जो ऐप होता है उसके में जाकर जेबी एकेडमी 01 के नाम सर्च करना, तो आपको ना चैनल मेरा मिल जाएगा। वहां पर ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन कर लेना, जिससे क्या आगे आने वाली सभी पीडीएफ और जितनी भी पीडीएफ मैंने पहले डाली हैं वो सब आपको इकट्ठी वहां पर मिल जाएंगी। और तो और साथ में क्रम से वीडियो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। वैसे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने, वहां से भी आप जा सकते हैं टेलीग्राम तक, ठीक है। अब इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, लेकिन फिलहाल लेट हो जाता हूँ, है ना कहीं, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ साथ में लिख लिया करना, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 6, जो पार्ट 2 का अंतिम क्वेश्चन है। यानी मैंने आपको बताया था 4 क्वेश्चन इसमें टोटल है, 3 मैंने अभी करा दिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, बसंत पाटिल कौन था, लेखक से उसकी मित्रता किस प्रकार हो गई। इसमें 2 क्वेश्चनों को जॉइंट कर दिया गया है, लेकिन इसी प्रकार से बोर्ड में पूछा है, इसीलिए अपन भैया इस प्रकार से लिखे हैं क्वेश्चन को। तो बसंत पाटिल कौन था, पहले इसका आंसर देना है। बसंत पाटिल आनंद की कक्षा 5 में पढ़ने वाला, शरीर से दुबला पतला, किंतु गणित में बहुत होशियार बच्चा था, ठीक है। आनंद पाटिल के बारे में बता रहे हैं। आनंद जी कक्षा में पढ़ता था, 5 में दोनों साथ साथ पढ़ते थे, आनंद बसंत, है ना। और शरीर से दुबला पतला था, किंतु गणित में बहुत होशियार था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। ये किसको बना दिया था, बसंत पाटिल को। तो बसंत पाटिल कौन था, इसके लिए पर्याप्त आंसर यहां से पहली लाइन और सेकंड लाइन यहां तक हो जाता है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछता है, देखो सिर्फ इतना पूछेगा तो आप 2 लाइन के लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन इसके पीछे ये लगा के पूछता है तो फिर आपको नीचे की 3 लाइन भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या लिखनी पड़ेगी, देखो, लेखक भी बसंत पाटिल की तरह यहां लिखना भूल गया हूं, सॉरी, यहां लिख देता हूं की तरह लिख देना आप यहाँ पे। लेखक भी बसंत पाटिल की तरह हमेशा कक्षा में कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता था। बसंत पाटिल पढ़ता तो लेखक भी उसको देख देख के कुछ ना कुछ पढ़ने लगता था। बसंत पाटिल कक्षा में कुछ शाबाशी का काम करता। मान लो कि बसंत पाटिल ने आज कोई ऐसा काम कर दिया जिससे शाबाशी मिल गई उसको, तो लेखक क्या करता, लेखक भी उसके दूसरे दिन कुछ वैसा ही करता जिससे उसको भी शाबाशी मिल जाए। तो कुल मिला के होड़ हुई ना, लेखक उसकी होड़ करता था मॉनिटर की। कितनी अच्छी बात है, मॉनिटर की होड़ करना, है ना। अगर बसंत पाटिल कुछ शाबाशी काम करता तो लेखक भी दूसरे दिन कुछ ऐसा काम करता जिससे शाबाशी उसको मिल जाए, तो लेखक भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करता। दोनों मिलकर अन्य लड़कों की जो सवाल है उनको जांचने लगे थे। इस कारण बसंत और आनंद की दोस्ती जम गई। पीछे वाला क्वेश्चन था कि उनसे मित्रता किस प्रकार हो गई या कैसे हो गई, तो ये सब कार्य साथ साथ करने लगे थे वो, इसलिए उनकी मित्रता हो गई। बसंत पाटिल कौन था, तो इसका आंसर पहले या 2 लाइनों में लिख देंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है लेखक से उसकी मित्रता किस प्रकार हो गई, तो आप पूरा लिखेंगे। अगर पीछे वाला ओनली पूछता है तो आप ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, बसंत पाटिल से लेखक की मित्रता किस प्रकार हो गई, तो आपको पूरा लिखना है।
अगर इतना पूछेगा 2 लाइन लिखनी है, पीछे वाला पूछेगा देखो दोनों पूरा मिला के पूछेगा तो पूरा लिखना है, कुल मिला करके समझ में आपकी में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ में सहायक वाचन का पार्ट 2 यानी वित्तान भाग 2 का जो पार्ट 2 है पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। इसका भी तीसरा पार्ट बाकी है, जिसको मैं और कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही मैं आपको बता दूं अभी आरोह भाग 2 और वित्तान भाग 2 और अभी एक और बुक आएगी आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम। इन तीनों बुकों की जो ओटियां हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। इन 3 वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मैं ले लूंगा। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं यदि आप लोगों ने देखो एक चीज बताऊं, अगर आपने फेयर नहीं बनाई तो फेयर जरूर बना लेना, क्योंकि ना एग्जाम जाने से पहले आपको सबका रिवीजन करके जाना है एक बार। ठीक है, और मैं बता दूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में अपने क्वेश्चन हो गए टोटल 41। आरोह भाग 2 में मैंने कितने कराए थे 35 और सहायक वाचन वित्तान भाग 2 में हो गए 6 यानी 41 क्वेश्चन हो गए। आप इन सबका रिवीजन करते जाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम आगे का याद करते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं, इसीलिए आप इनका रिवीजन एक बार फिर से कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी मेरी वीडियो में गैप हो जाए 2-3 दिन का, मान लो 1-2 दिन का गैप हो जाता है, उस टाइम में आप रिवीजन कर लिया करो। और जो ग्रामर मैंने कराई थी आपको ग्रामर का भी रिवीजन करते रहना, नहीं तो आप उसे भूल जाओगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कभी कितना सिलेबस रह गया है। मुझे पता है कितना रह गया है, आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं, है ना। इतना समय मैं आपको दे दूंगा कि आप पर्याप्त समय दे दूंगा जिसमें आप आराम से पेपर से पहले आप अच्छे से उसका रिवीजन कर पाएंगे और सिलेबस भी आराम से खत्म हो जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास रखिए ना, विश्वास में घात नहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर माई डियर स्टूडेंट्स। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।